हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम संविधान के भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 5 को हम ट्रिक के माध्यम से और आसानी से समझेंगे और याद करेंगे। तो भाग 5 में आता है द यूनियन। अब आप देख सकते हो कि भाग 5 में जो 5 लिखा है उसका निशान वी की तरह है। तो जब कोई पार्टी जीतती है तो एक साथ खड़े होकर सब फोटो खींचते हैं आपस में, तो आप याद रख सकते हो। और उंगली को कैसे उठाते हैं सारे, इसी तरह से उठाते हैं ना उंगली, जैसे कि ये वी बना हुआ है पार्ट 5। तो आप याद रख सकते हो कि उनमें सब में एक एकता होती है और विक्ट्री का निशान बनाते हैं, तो वो उनकी यूनिटी को शो करता है। तो पार्ट 5 डील करता है द यूनियन के साथ। और पार्ट 5 में जो आर्टिकल आएंगे वो आएंगे आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। तब आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि 52 से लेके 151 आर्टिकल पार्ट 5 में कवर होते हैं। और ये जो पार्ट 5 है इसमें आर्टिकल 52 आप देख सकते हो। वहाँ से 52 से अगर हम एक नंबर पीछे हटते हैं, एक लिखा मैंने पहले, एक, और उससे एक नंबर पीछे हटते हैं तो क्या आएगा 51। तो आप इजीली याद रख सकते हो कि जो पार्ट 5 है उसमें कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल्स आते हैं। 52 से लेके आर्टिकल 151 तक। आप देख सकते हो कि संविधान के भाग 5 में कुल 5 चैप्टर हैं। तो आपको इजीली याद रह जाएगा कि कितने चैप्टर हैं, क्योंकि भाग 5 है और चैप्टर भी कितने हैं, 5। तो जो पहला चैप्टर है उसमें है द एग्जीक्यूटिव, और उसमें आते हैं आर्टिकल 52 से लेके 78 तक। चैप्टर 2 में है पार्लियामेंट, उसमें आते हैं आर्टिकल 79 से लेके 122 तक। फिर आ गया चैप्टर 3, इसमें आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें जो राष्ट्रपति होता है उसकी विधायी शक्तियाँ आती हैं, और ये आता है आर्टिकल 123 में। उसके बाद आता है चैप्टर 4 द यूनियन जुडिशरी, आर्टिकल 124 से 147 तक। उसके बाद आता है चैप्टर 5, इसमें आता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें आर्टिकल कवर होते हैं 148 से 151 तक। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में इन सभी चैप्टर्स को ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगी। जैसे कि अभी हम द एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं। हमने आर्टिकल 52 से लेके 74 तक के आर्टिकल्स, जिसमें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विषय हैं, हमने अपने पिछले वीडियोस में आसानी से याद कर लिए थे। तो आज हम उससे आगे वाले आर्टिकल समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 74 से लेके आर्टिकल 78 तक। आर्टिकल 74 और 75 डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। आर्टिकल 76 डील करता है इंडिया के अटॉर्नी जनरल से। और आर्टिकल 77 डील करता है कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। 78 में आती है ड्यूटीज प्राइम मिनिस्टर की इन रिस्पेक्ट टू फर्निश द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। और अब इजी वे में हम इनको याद करते हैं और डिटेल में समझते भी हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि सैद्धांतिक रूप से समस्त कार्यपालिका की जितनी भी शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। मीन्स ऐसे तो बोलने को राष्ट्रपति हमारा सबसे पूरे देश में शक्तिशाली है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन जबकि यथार्थ रूप में वास्तव में क्या होता है, जो कार्यपालिका की शक्ति होती है, जो वास्तविक सत्ता होती है, वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से ही कार्य करता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे आर्टिकल 74 और 75 हैं ये डील करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। आर्टिकल 74 में बोला गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। इसमें अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों के प्रयोग करने में और सहयोग एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और जिसका जो प्रधान होगा, जिसका मुखिया होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। हमारे भारतीय संविधान में केवल मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, मंत्रिमंडल का कहीं भी उल्लेख नहीं है। जो मंत्रिपरिषद है देश की वास्तविक कार्यपालिका होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति है वो सैद्धांतिक रूप से हमारा मुखिया है, लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो मंत्रिपरिषद के पास होती है। और जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
मंत्रिपरिषदों में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय इत्यादि। और ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, और इनको जो राज्य मंत्री होते हैं उनको भी स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है और उन्हें कैबिनेट मंत्री के साथ सहयोगी भी बनाया जा सकता है। जो राज्य मंत्री होते हैं वे कैबिनेट मंत्री की सलाह और देखरेख पर ही कार्य करते हैं। कैबिनेट मंत्री बैठकों में हिस्सा लेते हैं, जबकि राज्य मंत्री बैठकों में ऐसे भाग नहीं ले सकते जब तक उनके मंत्रालय से संबंधित किसी कार्य हेतु उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया जाता। इसके बाद तीसरी श्रेणी आती है उप मंत्रियों की, और जो उप मंत्री होते हैं इनको किसी भी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। ये बस कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों की प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता करते हैं। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार जो मंत्री हैं उनकी संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आपको बात याद होनी चाहिए कि 15% से ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। मीन्स लोकसभा के जितने भी कुल सदस्य हैं उनके 15% से ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए, और ये बात कही गई है 91वें संवैधानिक संशोधन में। अनुच्छेद 75 में यह बात भी कही गई है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उसी को चुन सकता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो। सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु उसका कार्यकाल लोकसभा के बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है। अगर वो बहुमत खो देता है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तब भी प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। और प्रधानमंत्री का त्यागपत्र जो है पूरे के पूरे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र समझा जाता है। तो ये 2 बातें कही गई थी हमारे आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में। उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 76। तो इसको आप याद रख सकते हो, जैसे कि इजी वे में मैं बताऊं तो आप इसको बस इतना याद रखो, AG 76। कैसे याद रखोगे? AG 76, जैसे कोई नंबर है ये AG 76। आप मेरे साथ 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि जो AG है मतलब अटॉर्नी जनरल है, वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में। तो जो अटॉर्नी जनरल होता है वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल को हम हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। और अनुच्छेद 76 में संविधान की जो आर्टिकल 76 है उसमें महान्यायवादी के पद के बारे में बताया गया है। जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और जब तक राष्ट्रपति चाहे वह अपने पद पर बना रह सकता है, और इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऐसे कार्यकाल नहीं दिया गया है। और वो कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपकर अपने पद से मुक्त भी हो सकता है, और राष्ट्रपति ही उसके महान्यायवादी के जो वेतन और भत्ते हैं वो निर्धारित करता है। महान्यायवादी के जो वेतन और भत्ते हैं उनके बारे में संविधान में कुछ नहीं बताया गया है। कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में अर्थात उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उस व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद के लिए नियुक्त कर सकता है। अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है। तो एक योग्यता तो है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और वो किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में 5 वर्षों का उसका कार्य अनुभव हो, और 10 वर्ष अथवा किसी उच्च न्यायालय में उसने 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव प्राप्त किया हो, अथवा राष्ट्रपति को लगे कि वो बहुत ही न्याय के बारे में जानकार व्यक्ति है, उसको बहुत सारे लॉज वगैरह सब कुछ पता है। तो जिस भी व्यक्ति में ये सब क्वालिटीज राष्ट्रपति को दिखेंगी तो राष्ट्रपति उसको महान्यायवादी चुन सकता है। तो हमारे पास जो AG 76 है, AG 76, तो आपको याद रखनी है कि उसकी जो AG 76 की नियुक्ति है उसको अपना त्याग पत्र देता है, उसके वेतन भत्ते डिसाइड करता है, वो सब कुछ कौन करता है? प्रेसिडेंट। उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78।
आर्टिकल 77 में जनरल सी बात कही गई है, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट के बिजनेस जैसे कैसे कंडक्ट होगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन किस प्रकार से होगा। आप याद रख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है 7-7 मतलब 7-7, आप ऐसे मन में इमेजिनेशन कर सकते हो 7-7। जब कोई 7-7 होता है तो बिजनेस अच्छा चलता है, तो वैसे ही हमारी गवर्नमेंट का बिजनेस भी अच्छा चलता है जब लोग क्या होते हैं 7-7। तो आपको याद रह जाएगी जब 7-7 की बात आएगी उसमें आएगा कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है आर्टिकल 78 जिसमें कि बोला गया है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ए रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। इसमें जो प्रेसिडेंट की जितनी भी ड्यूटीज हैं मतलब राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के जो भी कर्तव्य हैं उसके बारे में आर्टिकल 78 में दिया गया है। तो आप इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे 78, 78 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं 78, मतलब 78 मतलब ठहर जाओ। तो आप ऐसे याद रखो कि प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को बोल रहे हैं कि आप ठहर जाओ। ठहर से आपको 78 याद आ जाएगा कि आप ठहर जाओ, मुझे आपको क्या करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या देनी है? इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आज हमने जो आर्टिकल्स पढ़े 74 में और 75, ये दो आर्टिकल्स डील करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा और जो उनकी नियुक्ति है प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति करेगा और मंत्रिपरिषद के जो जितने भी बाकी मिनिस्टर्स हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से। उसके बाद आता है आर्टिकल 76 AG 76। तो अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी 76 नंबर आर्टिकल में आता है। उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 77 जिसमें आता है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिजनेस कैसे होगा? 7-7 रह के, तो 7-7 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है आर्टिकल 78 मतलब 78 मतलब ठहर जाओ। क्यों ठहरना है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इंफॉर्मेशन देनी है प्रेसिडेंट को। तो अभी हमने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े आई होप आप सबको लर्न हो गए होंगे। अब मैं आर्टिकल 74 से 78 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको आपको रिकॉल करवाऊंगी। तो हमारे पास जो पहला फैक्ट आता है वो आता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल क्या होता है? हमारा लोअर हाउस अर्थात लोकसभा। जो काउंसिल होती है, मंत्रिपरिषद होती है, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। उसके बाद दूसरा फैक्ट आता है हमारे पास, जिसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया में कौन होता है? तो आपको बोलना है अटॉर्नी जनरल। उसके बाद तीसरा फैक्ट आता है According to the Constitution of India, the total number of ministers in the Council of Ministers must not exceed 15% of the total number of member of Lok Sabha. Ministers must be the member of Parliament. तो हमने इस वीडियो में देखा, इस पॉइंट में देखा, पॉइंट नंबर 3 में, कि जो 15% लोकसभा के, जैसे मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं उनके 15% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या नहीं होनी चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने परसेंटेज आपसे पूछी जा सकती है कि किससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए मंत्रियों की संख्या, तो आपने बोलना है 15%। नंबर 4 पे हमारे पास आता है PM हैविंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर। जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है जवाहरलाल नेहरू। तो एक क्वेश्चन बन सकता है ओल्डेस्ट PM, सबसे जो बुजुर्ग थे हमारे PM, सबसे ज़्यादा एज के थे, कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और जो गुलजारी लाल नंदा थे ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। और तीसरा पॉइंट है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ द ओनली PM हु नेवर फेस्ड लोकसभा। कौन सा ऐसा PM है जिसने कभी लोकसभा को फेस नहीं किया? वो थे चौधरी चरण सिंह। तो आप याद रख सकते हो कि जो चौधरी चरण सिंह थे उन्होंने कभी भी लोकसभा में क्या नहीं डाला? चरण। उन्होंने कभी भी लोकसभा में चरण नहीं डाला। उसके बाद जो ओल्डेस्ट PM जो हमने पढ़ा उसको आप याद रख सकते हो कि जो आनंद में है, नंदा जो आनंद में है वो ज़्यादा उम्र जीता है। तो ओल्डेस्ट PM कौन है? गुलजारी लाल नंदा।